नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टारगेट विथ एसके में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कल अंकित सर के द्वारा एसआई की प्रीवियस ईयर जो पेपर था एसआई का, उसका सलूशन करवाया गया और उसी को हमने बताया था आपको कि उसी को पढ़ाते हुए मैथ्स के साथ आपको रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी। तो रीजनिंग हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले रीजनिंग में कुछ तार्किक सवाल आते हैं। आप जानते हैं रीजनिंग का मतलब ही तार्किक होता है, ठीक है। तो रीजनिंग में जो वर्ड होते हैं, इंग्लिश के वर्ड होते हैं, उनके स्थानों के बारे में जान लेंगे, क्या उनका स्थान है, कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड आता है, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्नों को लेकर आते हैं। तो आइए पहले हम उन प्रश्नों उन लेटर्स जो हैं, वो जो लेटर है इंग्लिश के, उनको हम लोग देखते हैं और उनके स्थानों के बारे में जानते हैं। तो पहले ए से जेड तक हम लोग लिख लेंगे ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे 26 अक्षर हो गए, ठीक है। अब इन 26 अक्षरों को हम कोड कर देते हैं। कोड का मतलब गिनती से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है। ये 26 अक्षर हो गए। अच्छा, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो भी हमने लिखा है, इसका मतलब ये है कि इनका ये प्लेस है। ए जो है वो 1 नंबर पे आता है, बी जो है 2 नंबर पे आता है, सी जो है वो 3 नंबर पे आता है। इसी तरीके से ये इनका आरोही क्रम है, ठीक है। क्या है? आरोही क्रम है। आरोही क्रम, ये इनका आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, ठीक है। ये इनका बढ़ता क्रम है। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ते क्रम के बाद क्या होता है कि घटते क्रम में हमको जानकारी होनी चाहिए, तो हम इसी को उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब इसी को उल्टा करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, नहीं तो मैं इधर लिख लेता हूं। चलिए इधर लिख देते हैं, ठीक है। इधर ऐसे लिख लेते हैं। तो पहले क्या आएगा? जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर वी आएगा, फिर यू आएगा, ठीक है। फिर टी आएगा, एस आएगा, आर आएगा, क्यू आएगा, पी आएगा, ठीक है। ओ हो गया, एन हो गया, एम हो गया, यल हो गया, के हो गया, जे हो गया और आई हो गया, एच हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, ठीक है। उसके बाद डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया और ए हो गया। अब हम इसको गिन लेते हैं। क्या 26 अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? 1 हो गया। अब हम उल्टे क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में। तो अगर हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो ये घटते क्रम है इसका, ठीक है।
ये घटते क्रम है तो ये इसका घटते क्रम है। घटते क्रम का मतलब ये कि हम अगर असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में लिखते हैं तो हम ए को मानते हैं, और जब घटते क्रम में लिखते हैं तो जेड को ए मानते हैं। ठीक है, तो हम इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, इसको घटते क्रम में लिख लेते हैं। जैसे क्या होता है, जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं तो उसमें विलोम शब्दों का प्रयोग करो। विलोम पूछता है कि क्या है, कि मान लेते हैं जेड का विलोम क्या है, जेड का उल्टा क्या है, तो हमने कहा ए है। ठीक है, फिर वाई का बी है। ठीक है, इस तरीके से पूछता है। तो इनका ये जो स्थान है 1 2 3 4 5, जो जिस स्थान पे अक्षर आते हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं, उसके बाद मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आता हूं। देखते हैं हम, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्ण हैं उनके स्थान क्या होते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, और ये यूपीएससी का पेपर है, 12 नवंबर का पेपर है, और ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि एडॉप्ट, इसको हम लोग ध्यान देंगे, DGRSW के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो डेटेड को उसी भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, डेटेड मतलब इसका संबंध इससे दर्शाया गया है, तो इसका संबंध किससे होगा यही देखना है हमें। ठीक है, आइए देखते हैं बोर्ड पे। चलिए, क्या दिया गया है, ADOPT, इसको दिखाया गया है DGRS और W से। ठीक है, मैंने बताया कि हम कोडिंग डिकोडिंग को जब पढ़ते हैं तो जो वर्ण होते हैं उनके स्थान के बारे में जानना होता है। तो अभी मैंने पीछे बता दिया है। तो ए का वैल्यू क्या है, 1 है। डी की वैल्यू क्या है, 4 है। ओ की वैल्यू क्या है, 15 है। पी की वैल्यू क्या है, 16 है। और टी की वैल्यू क्या है, 20 है। ठीक है, अब हम इधर देख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या दी गई है। डी की वैल्यू क्या होती है, 4, जी की 7, आर की 18, यस की 19 और डब्ल्यू की 23 होती है। ठीक है, अब इसके संबंध को हम देख लेते हैं, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या गुणा हो रहा है, क्या भाग हो रहा है, ये आइए देख लेते हैं। तो पहले हम बढ़ते क्रम में देख लेते हैं क्या बढ़ रहा है। 1 और 4 का अगर अंतर देखें तो 3 है। अगर हम कहें तो 3, अगर इधर से घटाएंगे तो 3, इधर से बढ़ाएंगे तो प्लस में 3। तो चलिए यहाँ 3 बढ़ गया। फिर यहाँ डी है, यहाँ जी है। अब ये 4 पे है और ये 7 पे है, तो 4 3 7 होता है। 1 और 3 4 होता है, फिर से 3 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर देख रहे हैं 15 से 18 हो रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है। 16 से 19 हो रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है। और 20 से 23 हो रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इधर संख्या है, इधर आने पर 3 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब हमें इसी के पैटर्न पर इसको दिखाना है। ठीक है, आइए डेटेड को देखते हैं, और डेटेड को यही देख लेते हैं, DATED। ठीक है, आइए ये क्या है भाई, डी है। डी की वैल्यू क्या है, 4 है। ए की वैल्यू 1 है। टी की 20 है। ई की 5 है और डी की फिर से 4 है। ठीक है, डी की क्या है, 4 है। आपने यहां पर देखा कि 1 से 4 पर हम जा रहे हैं, मतलब ए से डी पर जा रहे हैं। तो हम डी में की वैल्यू जो है 4 है, अगर इसमें हम 3 प्लस करेंगे तो 4 3 कितना होगा, 7 होगा। तो 7 की वैल्यू क्या होती है, जी होती है। यहां पर देख रहे हैं, चलिए यहां पर जी लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें से हमको नहीं मिलाना है, हमको इस पैटर्न पर इसको लिखना है, क्योंकि इसके जो स्थान है उसमें जरूरी नहीं है कि इसमें आ जाए। ठीक है, फिर एक ए है, ए की वैल्यू ए है। अब इसमें से भी 3 हम आगे बढ़ेंगे, तो 3 अगर हम प्लस करते हैं तो एक में 3 जोड़ेंगे तो क्या आता है, 4 आता है। और 4 की किसकी वैल्यू है, डी की है, तो जी डी हो गया।
ठीक है। फिर टी, टी में भी 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा, टी में 3 जोड़ेंगे 23 होगा, और 23 किसकी वैल्यू है, डब्ल्यू की है, ठीक है। फिर 5 में 3 जोड़ते हैं, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 किसकी वैल्यू है, एच की है, और फिर डी से 3 जोड़ देंगे तो जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल कर आया, ठीक है, जी डी डब्ल्यू एच जी, ठीक है, ये आपका आंसर निकल करके आया जी डी डब्ल्यू एच जी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है, मतलब इन जो ये वर्ड दिए गए हैं इसमें से 4 एक समान है और निश्चित तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, ठीक है। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, मतलब ये 5 वर्ड है, इन 5 वर्डों में 4 वर्ड ऐसे हैं जो एक दूसरे के पैटर्न पर चलते हैं और एक ऐसा वर्ड इन में है जो पैटर्न से नहीं चलता, पैटर्न से अलग है। तो आइए उसी पैटर्न को देखते हैं किस पैटर्न पर चलते हैं, ठीक है। आइए, ए और डी दिया है, ए और डी, इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 4, डिफरेंट कितने का भाई, 3 का। चलिए, यम और पी दिया है, यम की वैल्यू 13 होती है, पी की वैल्यू 16 होती है, इनका डिफरेंट कितना है, 3 है। चलिए आगे चलते हैं। यस और यू, इसकी वैल्यू 19 होती है, इसकी वैल्यू 21 होती है, इन दोनों की वैल्यू कितनी है भैया, 2, डिफरेंट दिख गया यहाँ पे। चलिए लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं। वी और वाई, वी की वैल्यू 22, वाई की वैल्यू 25, इन दोनों का डिफरेंट कितना, 3, और यल और वो दिया है, यल की वैल्यू 12 और इसकी 15, इनकी वैल्यू, इनका डिफरेंट कितना है, 3 है। तो देख रहे हैं सभी में 3 का डिफरेंट आ रहा है, लेकिन यस और यू में 2 का डिफरेंट आ रहा है। तो आंसर आपका क्या निकल कर आएगा भैया, यस और यू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस और यू। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी का जीवन साथी है, ठीक है, जिसकी कोई बच्ची नहीं है, बच्ची मतलब लड़की नहीं है, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है, सी डी और ई का भाई है, जो सी है डी और ई का भाई है, जो बी का पुत्र है, सी डी और ई का तो भाई है, उसके साथ साथ बी का पुत्र भी है, ठीक है। और ए जो है डी की मां नहीं है, अगर ए मां नहीं है तो बी मां हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि ए और बी क्या है, जीवन साथी है। तो ए क्या हो गया, पिता मान लेते हैं, और बी क्या हो जाएगी, फिर माता हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें क्या कहा गया कि जिसकी कोई बच्ची नहीं है, तो सी किसका पुत्र है, सी पुत्र है बी का, ठीक है, सी किसका पुत्र है, बी का। अब डी और ई इसके क्या है, भाई हैं, ठीक है, भाई हैं। तो पूछा क्या है, डी का बी से क्या संबंध है, ठीक है। अगर ये मां है तो इसका क्या पुत्र हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके तो बच्ची है नहीं, बच्ची तो है नहीं, जब बच्ची नहीं है तो तीनों पुत्र ही होंगे, और तीनों पुत्र होंगे तो सी का भाई डी और ई है, तो डी क्या हो जाएगा, बी का पुत्र हो जाएगा। तो लिखेंगे डी बी का पुत्र होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ए पिता हो गया, बी माता हो गई। अब आप कहेंगे ए को कोई पिता मान लिया गया, इसलिए मान लिया गया कि यहां पर कहा है ए जो है डी की मां नहीं है, अगर ए मां नहीं है तो बी मां हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि यहां पर दोनों जीवन साथी हैं, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन था आपका, 3 है, 4 है, 10 है, 33 है, 36 है, और उसके बाद की संख्या क्या होगी, यही पूछा गया है हमसे। अगर हम यहां पर कहें इन दोनों का कॉम्बिनेशन देख लें, फिर इसका कॉम्बिनेशन देख लें, फिर इसका कॉम्बिनेशन देख लें, फिर इसका कॉम्बिनेशन देख लें, ठीक है। आइए देखते हैं।
अगर हम 3 और 1 का गुणा करा के 1 जोड़ दें तो 3 1 कम 3 1 4 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा 2 में करा के 2 जोड़ देंगे तो 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा। फिर इधर आएंगे आगे 10 का गुणा 3 में करा के 3 जोड़ देंगे तो 10 3 30 3 33 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और 33 का गुणा 4 में करा के 4 जोड़ देंगे तो 33 चौका 132 4 36। ठीक है, अब अगली संख्या हमको निकालना है तो क्या करेंगे 136 गुणते 5 प्लस 5 कर देंगे। आइए इसको गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 5 छंग 30, 5 3 15 3 18, 5 1 5 1 6, 680। क्या हो गया 680 और 5 इसमें और जोड़ देंगे तो अगली संख्या आपकी आएगी 685। क्या हो जाएगी 685 हो जाएगी। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, 3 का गुणा 1 में कराया फिर 1 जोड़ दिया, 3 1 कम 3 1 4। फिर कहने का मतलब यह है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जो संख्या आ रही है उस संख्या में एक संख्या बढ़ा के गुणा करेंगे और जितनी संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या उसमें जोड़ दी जा रही है। देखिए यहाँ पे पहले 1 से गुणा कराया फिर 1 जोड़ा गया, फिर 2 से गुणा कराया 2 जोड़ा गया, 3 से गुणा कराया 3 जोड़ा गया, 4 से गुणा कराया 4 जोड़ा गया और इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए 5 से गुणा कराया और 5 जोड़ा गया। तो आपका आंसर क्या आ गया निकल के 685। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, आइए अगली क्वेश्चंस देखते हैं। फिर से एक श्रेणी का क्वेश्चन फिर आया है, मिला है ये हमको, और इसको देखते हैं क्या इसमें किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जाए। आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या दिया है संख्या, आइए पढ़ते हैं 675, 580, 471, 348, 211 और अगली संख्या के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम इनका अंतर निकालते हैं तो ये अंतर पहले निकाल लेते हैं, क्या अंतर आता है। अगर इनका अंतर निकालें तो 5 और ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, 95 अंतर हो गया। इन दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो यहाँ 0 यहाँ 1 तो हासिल लेंगे। तो अगर हम 580 इसका निकालें तो 10 में से 1 गए 9, यहाँ बचा 7 0 और 5 में से 4 गए 1। ठीक है, अब इसका अंतर हम निकालते हैं तो क्या बचेगा भाई, 11 में से 8 गए 3, 6 में से 4 गए 2 और 4 में से 1 गए, 4 में से 3 गए 1। इसका अंतर निकाल लेते हैं, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 137। अब इसके बाद ऐसी संख्या क्या यहां पर आए कि अगली संख्या, मतलब इसका भी अंतर होना चाहिए तभी अगली संख्या आएगी। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा, अगर हम इसका भी अंतर निकालें तो आइए इसका अंतर देखते हैं। अगर हम 9 में से 5 को घटाएं तो 4 और 10 में से 9 गया 1। इसका भी अंतर देखते हैं तो 123 और 109 को माइनस करेंगे तो इसका भी अंतर। अब देखिए सभी अंतर बराबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सभी अंतर बराबर आ रहे हैं। अब ये भी अंतर आ गया, इसका भी, मतलब 95 में 14 जोड़ा गया 109। ठीक है, फिर 109 में 14 जोड़ा गया 137 और 137 में 14 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे आगे 151 हो जाएगा। ठीक है, अब 211 और 151 का अंतर निकालेंगे क्योंकि भाई अंतर यहाँ लिए हैं हम, सब में अंतर ही है, सब में अंतर है तो यहाँ पर भी अंतर होगा। जब 211 में से 151 घटा देंगे हम तो क्या बचेगा 0 और यहाँ बचा 1, हासिल लेंगे 11 10 हो जाएगा, 11 में से 5 गए 6 और यहाँ कट जाएगा तो हमारे पास क्या आया 60। तो यानी कि अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 60। ठीक है, अगली संख्या क्या हो जाएगी 60। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या निकल कर आया 60। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले हमें क्या करना था, 675 से 580 का अंतर निकाला, फिर 580 से 471 का अंतर निकाला, फिर 348 471 का अंतर निकाला, फिर 348 211 का अंतर निकाला। फिर इन दोनों में अंतर देखा मैंने, यहाँ पर अंतर जब बराबर बराबर मिल गए यानी 95 में 109 को अंतर देखेंगे 14, 109 123 का अंतर 14, 123 137 का अंतर 14। तो अगली संख्या ऐसी क्या रखें कि 137 का अंतर 14 आ जाए। तो हम 137 में 14 को ऐड करेंगे तो 151 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब अगली संख्या में जब 151 मिल गई तो 211 में से हम 151 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपका 60।
ठीक है, तो अगली संख्या क्या होगी 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं आपका छठा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि जो ये अनुक्रम दिया गया है इसमें क्या कह रहा है कि अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या है। जो ये अनुक्रम दिया गया है 4 6 7 8 3 3 4 5 7 6 8 9 2 7 9 1 3 5 2, ये एक अनुक्रम दिया गया है और इसमें कहा क्या है कि इसमें जो सम संख्याएं हैं उनके ठीक बाद कितनी विषम संख्याएं आ रही है। मतलब सम के साथ सम जो संख्या उसके ठीक बाद विषम संख्या आनी चाहिए, उसी को बताना है। तो आइए देखते हैं। अच्छा सम तो 4 है, लेकिन क्या इसके बाद 6 विषम है? नहीं है, सम है। तो एक ये सम संख्या हो गई, लेकिन 7 विषम है, तो एक जोड़ा तो ये मिला हमें। 8 फिर सम संख्या, 3 विषम है, तो एक जोड़ा ये भी मिल गया हमें। चलिए 4 सम है, 5 विषम है, तो एक जोड़ा ये भी मिलेगा। क्या 5 के बाद 7 सम है? नहीं है। फिर आगे चलते हैं। अच्छा 6 सम है लेकिन 8 भी सम है, तो ये तो लेंगे नहीं। लेकिन 8 के बाद 9 है विषम, तो 8 के बाद 9 को एक जोड़ा ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 देखिए सम है और 7 विषम है, तो एक जोड़ा इसका भी हो गया। अब इसमें कोई सम संख्या दिख रही है? 2 दिख रही है, लेकिन बाद कह रहा, पहले तो कह नहीं रहा है, तो हम इसको लेंगे नहीं। तो कितने जोड़े हो गए भाई? 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर निकल के आएगा 5। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर समझ लेते हैं। कह रहा है कि अनुक्रम में कितनी सम संख्या है जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या है। मतलब सम संख्या के बाद विषम संख्या, तो 6 के बाद 7, 8 के बाद 3, 4 के बाद 5, 6 8 के बाद 9 और 2 के बाद 7। ठीक है, तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आंसर आपका ये 5 हो गया। आइए एक क्वेश्चन फिर देखते हैं। आ गया है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ग्रुप को TILFK लिखा जाता है, TILFK के रूप में लिखा जाता है, तो रेशियो को उसी भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा या उसका संबंध कैसे होगा। तो आइए ग्रुप को पहले देख लेते हैं, GROUP। ठीक है, फिर इधर क्या दिया है, इसके समानांतर TILF और K। इसका मान 7, इसका 18, इसका 15, इसका 21, इसका 16, अब इसका 20, इसका 9, इसका 12, इसका 6 और इसका 11। क्या हो जाएगा? 11। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको बताया था अभी शुरू में, वीडियो जब मैंने शुरू किया तो मैंने आपको बताया था कि विलोम पूछता है, उल्टा पूछता है। तो उल्टा कैसे होगा? हमारे पास क्या होगा, ये 7 है और ये 20 है, इनका अंतर अब निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए हमेशा 27 में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये अंतर निकल कर आता है। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं। अगर ये 7 है, अगर हम 27 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 20। मतलब कि ये क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक है, 27 में से 7 को क्या किया? माइनस कर दिए, तो क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक है, आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं, इसका संबंध इससे हो गया। ठीक है, इसका संबंध किससे है भैया? आई से। इनका डिफरेंट कितना है? 9 है। ठीक है, और यहाँ 15 है, यहाँ 12 है। ठीक है, यहाँ 21 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 11 है। ठीक है, ये अंतर है। क्या है? अंतर है। अगर मैं ये कहूं कि जो वर्ड दिए गए हैं उनमें से अगर उनका उल्टा विलोम पूछा जाए तो ये वर्ड आएंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि रेशियो को निकालना है। रेशियो, RATIO। ठीक है, रेशियो को निकालना है। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए उसके बाद क्या होता है, अब इसका विलोम हो गया, अब हम इसका विलोम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये 18 पे है, इसका विलोम क्या होगा भैया? 9 हो जाएगा। और 9 पे क्या आता है? आई होता है। ठीक है, फिर ए का विलोम क्या होता है? जेड होता है, आपको पता है। फिर टी का विलोम, टी का विलोम तो भैया यहाँ दिया ही गया है, देख ही रहे हैं, तो जी हो जाएगा। ठीक है,
फिर यहाँ पर आई का विलोम क्या होगा, आई 9 पे है, और तो आई का विलोम भी है आर, आर हो गया। ठीक है, ओ का विलोम भी यहाँ देखो दिया गया है, ओ कितने पे है, 15 पे है, और ये 12 पे, तो आई ओ का विलोम क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे का उल्टा है ये। ठीक है, समझ गए होंगे। अब मैं इसको साफ साफ थोड़ा सा आपको लिख देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए कि कहाँ क्या किया गया है ये। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका भी अपोजिट निकाल कर हम लाए हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि रेशियो का उल्टा क्या हुआ, आई जेड जी आर यल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी का मदन की बहन से क्या संबंध है। अब यहां समझना यह है कि मदन के पिता के इकलौते बेटे, यानी खुद मदन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, मदन की ही बात की जा रही है। इकलौते बेटे की पत्नी मतलब मदन की पत्नी का मदन की बहन। अब ये मदन की बहन, मान लो मेरी पत्नी है और मेरी बहन है। अब मेरी बहन जो है मेरी पत्नी क्या लगेगी, ननद ही तो लगेगी। आइए देखते हैं। अब देखिए कैसे होता है। मदन के पिता, मान लो मैं मदन हो गया, ठीक है, मेरे पिता के इकलौते बेटे मतलब मैं अपने पिता का खुद इकलौता बेटा हूं, और मेरी पत्नी यहां कहा गया ना, इकलौते बेटे की पत्नी का मदन की बहन मतलब मेरी पत्नी का मेरी बहन से क्या संबंध है, इसी को बताना है। तो मदन के पिता के इकलौते बेटे मतलब इनके मदन हो गए, इनके पिता। ठीक है, मदन के पिता मतलब स्वयं मदन, स्वयं कौन, स्वयं मदन। इकलौते बेटे की पत्नी मतलब मदन की पत्नी। ठीक है, की बहन, पत्नी का मदन की बहन। अब भैया मदन की बहन हो गई यहां पर। ठीक है, तो मदन इसका क्या हुआ, भाई हुआ। और जब इसका इन दोनों से संबंध मतलब इनका संबंध इससे पूछा जा रहा है, पत्नी का मदन की बहन से संबंध पूछा जा रहा है, तो जो पत्नी का बहन से संबंध पूछा रहा है तो बहन क्या होगी, पत्नी की ननद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ननद हो जाएगी। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, क्या कहेंगे, सिस्टर इन लॉ कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, इसीलिए मैंने अपने आप को रख कर यहाँ पर आपको समझा दिया कि मदन स्वयं, मदन की बात की गई, उसके पिता के इकलौते बेटे यानी मदन की पत्नी का मदन की बहन के साथ क्या संबंध है, तो मदन की जो बहन है उसकी पत्नी की ननद होगी यानी सिस्टर इन लॉ होगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए, तो 8 नंबर के बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग रिवीजन करिए, और हाँ क्लास को पूरा देखा करें, स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगी क्लास। जब तक आप पूरी क्लास को नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लास समझ में नहीं आएगी, चाहे जो भी क्लास आपके पास जा रही है उस क्लास को पूरा आप देखिए। ठीक है, आइए देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरी मां के पिता की पत्नी की सास है। महिला का लड़की से क्या संबंध है। अब आइए इसको हल करते हैं और समझते हैं क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, एक महिला है, कोई एक महिला है और एक लड़की ने कहा, तो मान लेते हैं ये लड़की है और ये महिला है। ठीक है, ये महिला है। ठीक है, अब इसकी ओर इसने इशारा किया, क्या किया, इशारा किया और कहा, क्या कहा, वह मेरी मां के पिता की पत्नी, वह मेरी मां के पिता की पत्नी मतलब लड़की की मां, कोई मां है लड़की की, और इसकी मां के पिता, इसकी मां के पिता मतलब इसके क्या, नाना हुए, इसके क्या हुए, नाना हुए। मां के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी मतलब इसके पिता, तो इसकी मां हो गई, इस महिला की ये मां हो गई और ये पिता हो गए, और इस लड़की की ये नाना हुए, तो ये क्या हुई, नानी हुई। ये क्या हो गई, नानी हुई। अब कह रहा है कि पत्नी की सास, अब ये महिला जो है
इसकी सास है। इस महिला की, ये महिला क्या है, सास है। तो सास मतलब क्या, ये इसकी क्या है, सास हो गई। तो कहने का मतलब अगर लड़के का नाना और नाना की पत्नी नानी और नानी की जो सास है वो भी नानी ही लगती हैं, क्या लगती हैं, नानी लगती हैं। लेकिन जब उनसे बड़ी हैं तो जैसे कहते नहीं है दादा फिर परदादा, नाना फिर परनाना ना, उसी तरीके से ये नानी और नानी के ऊपर कौन, परनानी जिसको कहते हैं आप, परनानी, ठीक है, क्या कहते हैं, परनानी। तो आंसर तो आपको परनानी हो गया। लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया, ग्रेट ग्रैंड मदर, क्या कहेंगे, ग्रेट ग्रैंड मदर इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहेंगे, परनानी। ठीक है, आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। लड़की है, उसने किसी महिला की ओर इशारा किया, फिर क्या हुआ, वह मेरी माँ के पिता की पत्नी, मतलब इस लड़की की माँ है, उनके पिता इस लड़की के नाना हुए, उनकी पत्नी इस लड़की की नानी हुई, और नानी की सास नानी ही लगती हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि जैसे आप गांव में देहात में कहते नहीं कि परनानी या परदादा परनाना होता है ना, तो उसी तरीके से नानी की सास परनानी हुई, और परनानी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रेट ग्रैंड मदर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन है, ई दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि ई को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाए तो ई सबसे बाईं ओर होगा। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है, तो पहले हम देख लेते हैं ई दाईं ओर, हमारा दायां उसका दायां, हमारा बायां उसका बायां। अगर मैं कहूं यहां से यहां तक, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, ठीक है। अगर इधर से बात करें तो ई यहां पर है 9वें स्थान पर। फिर कहा कि 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, तो 6 स्थान हम बाईं ओर और आ जाएंगे, तो 9 से अगर हम 6 आएंगे तो 9 6 15। अभी तो ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पर 6 स्थान और बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, टोटल व्यक्ति यही पूछा गया है, तो 9 और 6 को मिला देंगे, कितना होगा, 9 + 6 = 15। 15 क्या होगा, आंसर होगा आपका। पहले समझ लीजिए, कह रहा है कि दाएं ओर से ई, दाएं ओर से हमने यह दायां हो गया, ये बायां हो गया, तो दाएं स्थान पे कितने पे है, 9 पे है। फिर कह रहा है 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, मतलब उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, तो 9 स्थान और आगे आ जाएगा, तो सबसे बाईं ओर होगा। अब ये सबसे बाईं ओर हो गया। अब जब सबसे बाईं ओर हो गया तो हम इसको 6 भी लिख सकते हैं, या 9 में 6 और जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा। जब ये 15 हो जाएगा तो पूछ रहा है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो भैया पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 9 और 6 15। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास को हम फिर आगे करेंगे, और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आप पूरा देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, अगर स्किप कर देंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगे। इसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं और फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।